नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। और आज के इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे फॉर योर अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एग्जामिनेशन। तो इससे पहले टोटल 23 वीडियोस में आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें हमने कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे और कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई है आपके सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन के रिवीजन के लिए। तो अगर आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप उनको देख कर जाएंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट यहाँ पर फील करेंगे और कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है वो सब चीज़ें भी आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि विथ रेफरेंस टू द इनलैंड वाटरवेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात हो रही है और उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको करेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। मतलब करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पहली बात अगर हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि द गंगा भागीरथी हुगली रिवर सिस्टम इज नोन एज द नेशनल वाटरवे 1। देयर आर 4 नेशनल वाटरवेज इन इंडिया। जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट रिसीव्ड असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटरवे 1। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या है कि अगर हम एक बात यहां पर समझें तो भारत में करीब आप ये कह सकते हैं कि 14,500 किलोमीटर, है ना, 14,500 किलोमीटर जो है ये टोटल आपको नेविगेबल वाटरवेज यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब जहां पर आप क्या कर सकते हैं कि नेविगेशन वगैरह यहां पर कर सकते हैं। तो नेविगेबल अगर आपके वाटरवेज के बारे में बात करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि भाई करीब 14,500 किलोमीटर का ये डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें केवल रिवर्स अकेले नहीं होती हैं, है ना। इसमें रिवर्स भी होंगी, कैनल्स भी होंगी, बैक वाटर्स भी होंगे, है ना, क्रीक भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पर इंक्लूडेड होती हैं जब भी हम यहाँ पर वाटरवेज के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पर क्या है कि नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल वाटरवेज एक्ट। और ये कब का है, ये 2016 के बारे में हम बात करते हैं। तो ये यहाँ पर ये बोलता है कि भाई करीब हमको यहाँ पर क्या है कि हमने जो है करीब 111, ठीक है, 111 वाटरवेज जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है वो काफी बड़ा है ना। मतलब नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016 के तहत 111 वाटरवेज ऐसे हैं जिसको नेशनल वाटरवेज हमने यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर किया है ना। मतलब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि भाई 4 नेशनल वाटरवेज इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो गया। अब ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए, है ना। यही अप्रोच आपको एग्जामिनेशन में अप्लाई करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करेंगे तो जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, मतलब कि पहला जो आपको यहां पर वाटरवे देखने को मिलेगा, इसमें गंगा रिवर, भागीरथी रिवर और हुगली रिवर आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली ये जो पर्टिकुलर आपको यहां पर वाटरवे देखने को मिलता है ये कहां से कहां तक है, ये आपको प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, और हल्दिया, ठीक है, वेस्ट बंगाल में, वहां तक आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, जिसकी लेंथ करीब आप ये कह सकते हैं कि ये 1620 किलोमीटर की लेंथ आपको देखने को मिलेगी। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो पर्टिकुलर हमारा नेशनल वाटरवे है ये हमारे देश का सबसे बड़ा यहाँ पर लॉन्गेस्ट वाटरवे देखने को मिलता है, जिसको हम नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए भी हो सकता है अभी और बी भी हो सकता है ना, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी यहाँ पर ये जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं JMVP, तो जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो इसको इंप्लीमेंट करने वाली जो एजेंसी हमको देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए जो एजेंसी हमारे देश में काम करती है उसका नाम है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको IWAI यहाँ पर कहते हैं। तो अब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये नेशनल वाटरवे नंबर 1 था, ठीक है, इसमें जो असिस्टेंस हमको यहां पर देखने को मिलेगा ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हमको देखने को मिला है। तो इसका मतलब है कि तीसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे नंबर के बारे में 1 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी यहां पर बता चुका हूं।
बाकी यहाँ पर नेशनल वाटरवे नंबर 2 के बारे में भी देख लीजिए आप, है ना। लोकेशन याद रखनी है, कौन से रिवर में है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये धुबरी, ठीक है, धुबरी एक लोकेशन है और धुबरी टू सादिया, ठीक है, धुबरी से सादिया जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये बेसिकली ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में ना मैच करने को दे देंगे कि कौन सा वाटरवे कौन सी रिवर को यहाँ पर इंक्लूड करता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेशनल वाटरवे नंबर 3 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये कोल्लम से कोट्टापुरम, ठीक है, कोल्लम से कोट्टापुरम जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कोल्लम से ये हो गया आपका कोट्टापुरम, तो ये लोकेशन यहाँ पर कवर होती है नेशनल वाटरवे नंबर 3 के बारे में। और इसमें क्या है कि इसमें आपको ना कैनल वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलता है, तो ये केरला में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये धुबरी टू सादिया जो है ये आपको बेसिकली यहाँ पर जो है इसमें आसाम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, ये सब चीजें यहाँ पर कवर होती हुई देखने को मिलती हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक काकीनाडा से पुडुचेरी है ना, नेशनल वाटरवे नंबर 4। इसमें याद रखिएगा ये लोकेशन याद रखना है भाई साहब, है ना, कि कहाँ पे कौन सा वाटरवे किसको कनेक्ट करता है। तो काकीनाडा से लेकर पुडुचेरी तक आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। और इसमें मतलब आप ये कह सकते हैं कि गोदावरी, कृष्णा और बहुत सारी कैनल वगैरह जो है वो आपको इन्वॉल्व देखने को मिलेगी, है ना। तो काकीनाडा से ये हो गया आपका पुडुचेरी। और उसके बाद यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप याद रख लोगे तो इससे आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल करियर सर्विस। तो एनसीएस के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात है कि एनसीएस वाज लॉन्च विद इन द अम्ब्रेला ऑफ द ई गवर्नेंस प्लान। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल करियर सर्विस, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेंगे। पहली बात, नेशनल करियर सर्विस के बारे में अगर हम देखेंगे तो इसको 2015 में जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया था। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ई गवर्नेंस जो प्लान है उस अम्ब्रेला के तहत इसको लॉन्च किया गया, मतलब कि पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। तो अब आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें यहां पर क्या क्या चीजें होंगी, जैसे यहां पर क्या है कि इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट और करियर रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं, है ना, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो करियर रिलेटेड यहां पर आपको सर्विसेज देखने को मिलेंगी, ठीक है, वो सब चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी, है ना। आप इस पर्टिकुलर नेशनल करियर सर्विस को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट और करियर रिलेटेड सर्विसेज जो हैं भारत के नागरिकों के लिए वो यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है जो कि एनसीएस को यहां पर इंप्लीमेंट करती है। तो इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट भी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। और इसमें यहां पर आपको ये दोनों चीजें याद रखनी है कि भाई नेशनल करियर सर्विस जो है 2015 में लॉन्च हुआ और जो भी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड यहाँ पर सर्विसेज हैं, करियर रिलेटेड सर्विसेज है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है जो इसको इंप्लीमेंट करती हुई देखने को मिलती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। तो 2021 का जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। द इंडेक्स इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया इज द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन इन द इंडेक्स अमंग ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है। जो ब्रिक्स कंट्रीज है उसमें से इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर है जिसने यहाँ पर अच्छा तरीके से परफॉर्म किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि कंट्रीज के बीच में जो यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस यहाँ पर देखने को मिलती है उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं और इस इंडेक्स में उसी के बेसिस पे जो है वो रैंकिंग यहाँ पर बनाई जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जिसका हेडक्वार्टर आपको कोलोनी में देखने को मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा इसकी मीटिंग वगैरह जो है वो डावोस में होती है लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलोनी में है, वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स को यहाँ पर रिलीज नहीं करता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल गलत है। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक इंस्टीट्यूट है जिसको बोलते हैं IMD और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, है ना। और स्विट्जरलैंड में जो ये इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिलता है इसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। IMD वो इसको रिलीज करता है। इसका मतलब है कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो चीज है यहाँ पर बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में, है ना, तो ब्रिक्स कंट्री में देखिए ब्राजील आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है, उसके बाद चाइना आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद रशिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडिया आपको देखने को मिलेगा और साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं तो उनकी रैंकिंग वगैरह आपको पता होनी चाहिए कि भाई आसपास यहाँ पर कितनी है, इंडिया की रैंकिंग का लेवल क्या है, किस तरीके से है, तो वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम ब्राजील की रैंकिंग के बारे में देखेंगे तो ब्राजील की रैंकिंग है 57th। ठीक है, उसके बाद चाइना की रैंकिंग अगर हम देखेंगे तो चाइना की रैंकिंग है 16th। रशिया की रैंकिंग अगर आप देखोगे तो रशिया की रैंकिंग आपको मिलेगी 45th। ठीक है, और इंडिया की रैंकिंग अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी ये है आपकी 43rd, और साउथ अफ्रीका की रैंकिंग अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा 62nd। ठीक है, तो 62nd नंबर पर जो है ये साउथ अफ्रीका है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि इसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया जो है वो यहां पर क्या है कि चाइना से बस पीछे है ना, तो चाइना से पीछे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया इज द सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग नेशन इन द इंडेक्स अमंग ऑल द ब्रिक्स कंट्रीज। तो यहां पर ये स्टेटमेंट जो है ये आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये जो इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा है ये पहली बार जो है वो कब पब्लिश किया गया था, ये पहली बार पब्लिश किया गया था 1999 में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें बहुत सारी, करीब आप ये कह सकते हैं कि 64 इकोनॉमीज हैं जिनको यहां पर ये कवर करता है ना, मतलब जो लेटेस्ट अभी यहां पर इंडेक्स देखने को मिल रहा है इसमें करीब आप ये कह सकते हैं कि 64 कंट्रीज हैं जो कि आपको यहां पर कवर होती हुई दिखाई देंगी। अगर हम पहली पोजीशन के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पर जो कंट्री है उसका नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड यहां पर फर्स्ट नंबर पर हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम यहां पर सेकंड पोजीशन के बारे में बात करेंगे तो सेकंड पोजीशन पर आपको स्वीडन देखने को मिलेगा, मतलब यूरोपियन कंट्रीज का जो है वो बोलबाला आपको देखने को मिलेगा। और अगर एशिया में फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, है ना, कि कौन सी कंट्री है जो कि एशिया में फर्स्ट है ना, तो एशिया में फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर की जो रैंकिंग है वो यहां पर कितनी है, वो आपको 5th पोजीशन पर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज में सेकंड नंबर पर परफॉर्म यहां पर किया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 ओनली जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Tianhe is a China's own space station module in lower Earth orbit. China is the third country to carry out a manned mission on its own. ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपको यहां पर सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अब इसमें देखिए अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इसमें यहां पर क्या है कि थोड़ा स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है ये स्टेटमेंट आपको जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसमें यहां पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो बताई जा रही हैं। अब यहां पर क्या है कि यहां पर क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें ना एक क्राफ्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जिसको बोलते हैं शिंजू। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको एक शिंजू जो क्राफ्ट है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और ये जो शिंजू क्राफ्ट है ना, या इसको आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, एक मिनट, इसका पूरा नाम जो है ये आपका है शिंजू 12। तो शिंजू जो 12 क्राफ्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये चाइना का क्राफ्ट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि ये कनेक्टेड किसके साथ है, ये जो 10 है स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है वो यहां से देखने को मिलेगा जिसको गोबी डेजर्ट से यहां पर लॉन्च किया जाएगा, है ना, मतलब गोबी डेजर्ट जो आपको देखने को मिलेगा, एक ये कोल्ड डेजर्ट है, गोबी डेजर्ट एशिया में है, तो वहां से इसको जो लॉन्च होने वाला है तो उसके बारे में ये बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि टेनहे जो है वो चाइना का ओन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो यहां पर क्या है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनका जो स्पेस स्टेशन है ना उसका नाम यहां पर क्या है, उसका नाम है टेंगोंग। ठीक है, इनकी जो स्पेस स्टेशन का नाम है वो क्या है, वो टेंगोंग है। और इसको ना अभी यहां पर जो टियाने जो आपको स्पेस स्टेशन इस चाइनाज ओन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल इन लोअर अर्थ ऑर्बिट जिसको 29 अप्रैल 2021 को यहां पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, 29 अप्रैल 2021 को जो है वो यहां पर लॉन्च किया गया था। और उसके बाद यहां पर क्या हुआ है कि चाइना जो है वो थर्ड कंट्री है टू कैरी आउट अ मैन्ड मिशन ऑन इट्स ओन। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि इनका जो खुद का यहां पर स्पेस स्टेशन है वहां पर ये मैन्ड मिशन लॉन्च करने वाली तीसरी कंट्री है ना। पहले नंबर पर अगर आप देखोगे तो वो आपको सोवियत यूनियन देखने को मिलेगा जिसको आज के टाइम पीरियड पर हम रशिया कहते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको यूएसए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जिसको हम ISS यहाँ पर कहते हैं, चाइना जो है वो इसका पार्टिसिपेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको जो है ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब ये है कि चाइना इसका पार्टिसिपेंट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसमें कई सारी जो स्पेस एजेंसीज हैं वो यहाँ पर काम करती हैं। जैसे नासा हो गया, नासा कहाँ का, USA का है ना। उसके बाद यहाँ पर जो है रॉसकोस्मोस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रॉसकोस्मोस ये कहाँ का, ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। फिर उसके बाद जैक्सा आपको देखने को मिलेगा, जो कहाँ की, ये जापान की आपको स्पेस एजेंसी देखने को मिलेगी। फिर एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कनाडा की जो स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इन सभी कंट्रीज के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, और चाइना इसका पार्टिसिपेंट नहीं है ना। आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो पार्टनर कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो USA हो गया, रशिया हो गया, जापान हो गया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो 10 है जो है वो चाइना का ओन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। इनके लिए जो इन्होंने क्राफ्ट यहाँ पर यूज किया उसका नाम है शिंजू, जो कि गोबी डेजर्ट से 29 अप्रैल 2021 को लॉन्च किया गया था। और अपने खुद के स्पेस स्टेशन पर चाइना जो है उसने यहाँ पर मैन्ड मिशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया, और ऐसा करने वाली ये तीसरी कंट्री है आफ्टर सोवियत यूनियन एंड USA। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं ये आपस में बिल्कुल सही हैं, और इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। द गवर्नर मे इशू ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल 213 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये काफी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर यहां पर होगा वो यहां पर क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डिनेंस होते हैं, अगर मान लीजिए कि जैसे प्रेसिडेंट के पास अगर हम अधिकार क्षेत्र देखेंगे, अगर मान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा में से दोनों सेशन में नहीं है ना, मतलब उनकी बैठक वगैरह नहीं हो रही है या कोई एक नहीं है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं कि ऑर्डिनेंस यहां पर रिलीज कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 6 महीने 6 वीक की यहां पर वैलिडिटी होती है। ठीक है, उसके बाद गवर्नर भी इसी तरीके से इशू कर सकते हैं। तो आर्टिकल 213 के तहत जो है वो यहां पर इशू किया जा सकता है, मतलब कि पहला स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी बात, द गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, लेकिन यहां पर क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब यहां पर क्या है कि जो गवर्नर होते हैं वो यहां पर बाउंड होते हैं, मतलब कि एडवाइस जो भी यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे वो गवर्नर को यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। ये एक वाइटल लिंक होते हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये गलत है, क्योंकि गवर्नर जो होते हैं वो बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये आपका गलत है। ठीक है, अच्छा अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बता देता हूं। जैसे आर्टिकल 153 के बारे में बात करेंगे, 153 है ना, तो ये किससे रिलेटेड है, ये बोलते हैं कि भाई हर एक स्टेट में एक गवर्नर यहां पर होना चाहिए, है ना, और एक गवर्नर को 2 या उससे अधिक स्टेट का भी गवर्नर यहां पर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट जो है वो यहां पर अपॉइंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर क्या है कि आर्टिकल, अगर हम यहां पर 157, ठीक है, आर्टिकल 157 एंड आर्टिकल 158 के बारे में बात करेंगे, तो ये बात करता है कि जो भी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है गवर्नर के पोस्ट की वो यहां पर बात हो रही है। और उसके बाद यहां पर एक बात और याद रखिएगा, आर्टिकल 161 के बारे में। आर्टिकल 161 में जो है ये पार्डन वगैरह जो आपको देखने को मिलेगा, है ना, पार्डन, रिप्राइव वगैरह, ये सब चीजें यहां पर इशू करी जा सकती हैं। और उसके बाद यहां पर क्या होता है कि अगर हम आर्टिकल 164 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, काफी ज्यादा न्यूज में रहा है ये। तो आर्टिकल 164 में जो है वो सीएम वगैरह और जो दूसरे यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं उनका अपॉइंटमेंट जो होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नर के द्वारा। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर हम देखेंगे तो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये गलत है। तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है, बाकी जो स्टेटमेंट है ये आपको यहां पर गलत देखने को मिलेगा। बात समझ में आई सबको, बताइए इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या दिया हुआ है
इसमें बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द शेड इनिशिएटिव, SHADE, है ना, शेड इनिशिएटिव के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो इट इज अ नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन नेवी एंड यूरोपियन नेवल फोर्स इन द गल्फ ऑफ एडन। It is an international treaty for the protection of vessel deployer under the Charter of World Food Program. It is a virtual information sharing exercise conducted between Indian Navy, Indian Ocean Region and Maritime Security Center, Horn of Africa. It is an international operation counter piracy platform, ठीक है, कन्वेंड इन बहरीन। तो आपको बताना है कि इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो यहां पर क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो शेड का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेयर्ड अवेयरनेस, ठीक है, शेयर्ड अवेयरनेस एंड डी कॉन्फ्लिक्शन, ठीक है। ये इसका जो है ये आपको फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। और ये एक इंटरनेशनल ऑपरेशनल काउंटर पायरेसी प्लेटफॉर्म है जिसको कन्वीन किसने किया था, बहरीन ने इसको यहां पर कन्वीन किया था। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। और इसमें यहां पर क्या हुआ था कि जो भी पार्टनर्स या फिर जो कंट्री हैं वो इंफॉर्मेशन वगैरह यहां पर जो है वो शेयर करेंगी। और बेसिकली यहां पर क्या है कि जो गल्फ ऑफ एडन है, गल्फ ऑफ ओमान है ना, या वेस्टर्न इंडियन ओशन वगैरह वाले जो रीजन होते हैं वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कभी कभी क्या होता है कि जो कैपिटल वगैरह वाली चीजें होती है ना कि भाई बहरीन की कैपिटल बताओ, है ना, तो ये क्वेश्चन वगैरह भी जो है वो आपसे बन सकता है। तो याद रखिएगा बहरीन की कैपिटल जो है ये आपको मनामा यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर जो पायरेसी वगैरह वाली चीजें होती हैं उनको थोड़ा काउंटर करने के लिए जो ये शेड इनिशिएटिव है वो यहां पर स्टार्ट किया गया। तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर यह है कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। और उसके बाद यहां पर ना एक टर्म और लिखा हुआ है गल्फ ऑफ एडन, है ना। तो यहां पर क्या है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है या मैप में दे देंगे कि भाई गल्फ ऑफ एडन कहां पर है ना। तो अगर मान लीजिए कि गल्फ ऑफ एडन के बारे में अगर आप देखोगे तो जैसे ये आपका ये गल्फ ऑफ एडन अगर आप देखोगे तो ये कहां पर मिलेगा, जैसे ये रेड सी वगैरह के पास आप देखते हो ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताऊं, तो जैसे मान लीजिए कि एक ऐसी एक मैप बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा मैप देखिएगा आप यहां पर, इस तरीके से एक मैप है ना। और यहां पर एक इस तरीके से है, ये कंट्री यहां पर कौन सी हो गई, ये आपको यमन देखने को मिल रही है, ठीक है। और ये जो कंट्री है ये आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखने को मिलेगी जिसमें 4 कंट्रीज होती हैं, ठीक है, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबूती। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर रीजन आपको देखने को मिलेगा ये यहां पर क्या है, ये आपका गल्फ ऑफ एडन देखने को मिलेगा, यहां पर आपको रेड सी देखने को मिलेगा, है ना। मतलब ये हम इंडियन ओशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर आपको ये इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर अगर आप देखोगे तो ये गल्फ ऑफ एडन आपको देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर हो गया। और एक बात यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा, एक एक्सरसाइज है जिसको बोलते हैं IN यूरोपियन यूनियन, ठीक है, NAVFOR, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये किसके किसके बीच में, ये इंडियन नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी प्लस यूरोपियन नेवी, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो नेवल फोर्स है, ठीक है, उनके बीच में आपको देखने को मिलेगी। और ये कहां पर हुई है, ये गल्फ ऑफ एडन में हुई है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो इंडिया हो गया, यूरोपियन यूनियन, नेवी, FOR, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है इंडियन नेवी और यूरोपियन नेवी के बीच में है और ये गल्फ ऑफ एडन में देखने को मिली थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, BT कॉटन इज द ओनली transgenic crop approved by the government of India for commercial cultivation. BT cotton has been genetically modified, making the plant resistant to the herbicide glyphosate, which has been a carcinogenic effect. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि यहां पर आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कह सकते हैं कि कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए, है ना, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड यहां पर क्रॉप होती है तो उसको अगर हम यहां पर देखेंगे तो केवल जो BT कॉटन होता है उसी को भारत सरकार ने यहां पर अप्रूव किया है, ठीक है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो यहां पर होता है वो आप ये कह सकते हैं कि इसमें मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड यहां पर होता है। और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर क्या होता है कि जो भी यहां पर कॉटन बॉलवॉर्म वगैरह होते हैं या कॉमन पेस्ट वगैरह होते हैं तो उससे लड़ाई करने के लिए जेनेटिकली उसको मॉडिफाइड यहां पर किया जाता है। तो हमारे देश में कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए
जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का जो अप्रूवल यहाँ पर है वो केवल बीटी कॉटन के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि बीटी कॉटन हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड मेकिंग द प्लांट रेजिस्टेंस टू द हर्बिसाइड, है ना, ग्लाइफोसाइड। तो ये आपको दिया हुआ है, तो गलत है ये। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी जगह पर आपको इंसेक्टिसाइड यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये आपका इंसेक्टिसाइड है जो बेसिकली यहाँ पर जो कॉटन बॉलवॉर्म या कॉमन पेस्ट वगैरह होते हैं उसको टारगेट करता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। बाकी एक दूसरी भी चीज होती है जिसको यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक हर्बिसाइड टोलरेंट बीटी भी होता है ना, हर्बिसाइड टोलरेंट बीटी कॉटन। ठीक है, एक ये भी वैरायटी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर ये बीटी कॉटन ही होता है, तो बीटी कॉटन तो होता ही है, लेकिन एक हर्बिसाइड जो टोलरेंट बीटी कॉटन होता है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन किया जाता है ताकि प्लांट जो है वो हर्बिसाइड ग्लाइफोसाइड, है ना, जो यहाँ पर ये हर्बिसाइड ग्लाइफोसाइड होते हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर ये रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इंसेक्टिसाइड वाला जो होता है वो बीटी कॉटन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं और आपको ये बताना है कि भाई इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। पहली बात हो रही है कि द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। CBFC is a statutory body under the Ministry of Information and Broadcasting. The films are certified under 4 categories in India. तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसको बोलते हैं सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952। ठीक है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, उसकी बात यहाँ पर होती है। उसके तहत हमने क्या किया कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत जो है वो स्टेब्लिश करी है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है क्योंकि लॉ के तहत यहाँ पर बनी है ना, ये लॉ है, पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया गया, उसके तहत इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ है, मतलब कि स्टैच्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, द बोर्ड में आपको जहाँ बहुत सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर भी देखने को मिलेंगे और चेयरमैन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि जो यहाँ पर आपके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, और चेयरमैन, ठीक है, उन सब की अपॉइंटमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। और इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो कहां पर है, ऑब्वियसली मुंबई में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन कोई चीज यहाँ पर अप्रूव करता है, उसके बाद ही यहाँ पर क्या है कि वो चीज आप टीवी वगैरह पे देख सकते हो। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी, एक तो यू, एक U/A और एक आपको ए देखने को मिलेगा और एक एस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कोई भी देख सकता है इसको। ठीक है, मतलब कोई भी यहाँ पर देख सकता है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसमें पेरेंट्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लगेगा। अगर 12 इयर्स एज यहाँ पर कम है उसमें पेरेंट्स को यहाँ पर अप्रूव करना पड़ेगा कि वो बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लगेगा। और ये जो यहाँ पर सर्टिफिकेशन होता है ये केवल एडल्ट्स के लिए आपको देखने को मिलेगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये स्पेशल क्लास के लिए, कोई स्पेशल क्लास के लिए जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड है किसी स्पेशल क्लास के लिए, तो वो आपको एस देखने को मिलेगा। तो आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में जो फिल्म्स वगैरह होती हैं उनको जो सर्टिफाई किया जाता है वो 4 कैटेगरीज के अंतर्गत किया जाता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है अपने आप में बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के तहत आपका देखिए कितना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यहाँ पर कवर हो गया है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। द सेक्रेटरी जनरल डज नॉट हैव द ऑप्शन टू रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि आप सभी को पता है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि जो यहाँ पर हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है एंटोनियो, ठीक है, ग्यूटरस। तो एंटोनियो ग्यूटरस के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये वैसे पोर्चुगल के हैं और इनको यहाँ पर क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये 9th सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है, 9th सेक्रेटरी जनरल। और अभी ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इनको यहाँ पर क्या कर दिया है कि सेकेंड टर्म के लिए जो है वो यहाँ पर, ठीक है, अभी इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, जो कब से स्टार्ट होगा,
ये 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होगा और कब तक रहेगा, ये रहेगा आपका 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, 31 दिसंबर 2026 तक इनको अभी दोबारा यहां पर अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे पोर्चुगल के, है ना, मतलब जो पोर्चुगल है उसकी कैपिटल आपको यहाँ पर लिस्बन देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पहले उसके प्राइम मिनिस्टर थे। और यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर यहाँ पर कहता है वो सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो यहाँ पर क्या करता है कि ये अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर देता है ना, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा यहाँ पर जो है वो रिकमेंडेशन दी जाती है। ठीक है, और जनरल असेंबली जो है वो यहां पर क्या करता है कि उसको अपॉइंट करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इसको सब लोग सही कर देंगे लेकिन ये गलत है। जनरल असेंबली क्या करेगा, ये इसको यहां पर अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो यहां पर गलत हो गया। दूसरी बात कि यहां पर क्या है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मेंबर स्टेट्स जो भी हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, ठीक है, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि उनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो सेक्रेटरी जनरल डज नॉट हैव द ऑप्शन ऑफ रीअपॉइंटमेंट, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी अभी यहां पर रीअपॉइंटमेंट जो है वो यहां पर हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो हमारा राइट आंसर है, आपसे पूछा गया है कि कौन से नॉट करेक्ट हैं, तो दोनों नॉट करेक्ट हैं। सो बोथ 1 and 2 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the election petition, consider the following statements. इलेक्शन petition से रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। इलेक्शन petition is only legal remedy submitted to Election Commission of India after the election is over. Such a petition has to be filed within 2 months from the date of the poll results. ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि यहां पर आपको सही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अगर हम लोग यहां पर देखें, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके रिस्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं, तो इनका जो रोल होता है, ठीक है, वो यहां पर क्या होता है कि वो एंड हो जाता है। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि रोल एंड्स विथ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, मतलब इनका जो रोल है, जैसे यहां पर रिजल्ट वगैरह यहां पर डिक्लेयर हो जाएगा, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इनका रोल पूरी तरीके से यहां पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि इलेक्शन पिटीशन यहां पर करना है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर पिटीशन वगैरह लगानी है, इलेक्शन पिटीशन जो है वो एक लीगल रेमेडी यहाँ पर होती है, जो कि वोटर और या फिर कोई कैंडिडेट है जिसको लगता है कि भाई कोई इलेक्शन में माल प्रैक्टिस वगैरह है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या है कि जो चैलेंज होगा ना, तो यहाँ पर क्या है कि सबमिटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये चीज जो है ये गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है वो यहाँ पर क्या करोगे, ये जो हाई कोर्ट होगा, ठीक है, जहां पर भी आपको लग रहा है कि इस तरीके के इशू यहाँ पर हुआ है, तो हाई कोर्ट को आप यहां पर क्या करोगे, सबमिट करोगे। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को आप सबमिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो यहां पर गलत है। ठीक है, और उसके बाद बोला गया है कि 2 महीने में आप जो है वो क्या कर सकते हो कि इस तरीके की पिटीशन जो है वो यहां पर फाइल कर सकते हो। तो ये भी जो है ये बिल्कुल गलत है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें जो लिमिट है वो 45 डेज की है ना। अगर आपको लगता है कि कोई माल प्रैक्टिस वगैरह हुई है तो हाई कोर्ट में जो है वो इलेक्शन पिटीशन आप फाइल कर दीजिए, लेकिन रिजल्ट के 45 डेज तक आपको यहां पर ये फाइल करनी पड़ेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये पूछा जा रहा है, तो दोनों में से कोई सा भी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो नाइदर 1 नॉर 2 जो है ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बाकी हमारा डेली न्यूज एनालिसिस का कोर्स है जो कि यहाँ पर ऑलरेडी रनिंग है ना, और नवंबर का भी अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका मंथली सब्सक्रिप्शन का प्राइस जो है वो केवल 249 है। 249 में आप इतना पढ़ लोगे कि आपको लगेगा कि यार मतलब इतना अच्छा कंटेंट हमने इतने कम प्राइस में पढ़ लिया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन ना मैं रेगुलर 5 क्वेश्चन जो है अपने डीएनए सेशन में भी आपको प्रोवाइड करता हूँ, पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारा एक एसएसबी कोर्स है जो ऑलरेडी यहाँ पर रनिंग है। नया एसएसबी कोर्स भी यहाँ पर आने वाला है। 15 नवंबर से हमारी वो क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट होंगी। उनकी डिटेल भी मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी अगर आप कोई अपडेट यहाँ पर चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझसे व्हाट्सएप में कनेक्ट हो सकते हैं, या डिफेंस मास्टर ऐप को डाउनलोड करके भी आप चीज़ों को जो भी वहाँ पर चैट ऑप्शन वगैरह अवेलेबल है उससे भी अपने डाउट्स वगैरह को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। तब तक कीप स्माइलिंग और कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।